रहस्य उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर किया। चैम्बूर टूट गया। उसने कोहिनूर के चारों तरफ की गई संपूर्ण व्यवस्था उन्हें बता दी। चैम्बूर के बताने पर ही उन्हें पता लगा कि म्यूजियम में जो कोहिनूर रखा नजर आता है वो कोहिनूर नहीं, कोहिनूर का प्रतिबिंब मात्र है। असल कोहिनूर कहां और किन सुरक्षाओं के बीच रखा है, ये सुनकर तो विजय जैसे व्यक्ति को भी मानना पड़ा कि कोहिनूर को चुराना असंभव की सीमा तक कठिन है। उन्होंने चैम्बूर से कोहिनूर तक पहुंचने की अल्फांसे की योजना पूछी। योजना चैम्बूर ने बताई भी, किंतु विजय के ख्याल से योजना सशक्त नहीं थी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उसमें कई खामियां थी। सब कुछ उगलवाने के बाद इन्होंने चैम्बूर को मार डाला। उधर बॉन्ड आशा से ये उगलवाने के लिए कि वो आशा थी, उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। वो सब कुछ सहती रही, मगर एक बार भी उसने आशा होना स्वीकार नहीं किया। अतः बॉन्ड ने अपनी एक जासूस को ब्यूटी बनाकर होटल के उस कमरे में रख छोड़ा जहां से वो ब्यूटी के रूप में रह रही आशा को गिरफ्तार करके लाया था। पीटर हाउस में मौजूद विजय आदि से अचानक ही किसी रहस्यमय आदमी ने फोन पर संबंध स्थापित किया और कहा कि वो उनके एक एक रहस्य से वाकिफ था। अपनी बातों से उसने साबित कर दिया कि वो सच बोल रहा था। वो उनके असली नाम भी जानता था और ये भी कि उन्होंने चैम्बूर को मार डाला था। अपना परिचय गुप्त रखते हुए उसने कोहिनूर की लूट में से हिस्से की मांग की। सोचने के लिए समय देकर उनसे संबंध विच्छेद भी कर दिया। विजय आदि की हालत आखिर हो कौन सकता था? चैम्बूर की लाश को आने वाली रात के अंधेरे में ठिकाने लगाने के निश्चय करके वे सावधानी के साथ खिड़की रूपी अपने मुख्य गेट से निकल गए। रात के वक्त इरविन के पास बेड पर सोया अल्फांसे उठा। चोरों की तरह कमरे से बाहर निकला। उसका ख्याल था कि ऐसा करते इरविन ने नहीं देखा था, किंतु उसका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। दरअसल इरविन ने उसकी प्रत्येक हरकत नोट की थी। प्रत्येक रात की तरह इस रात भी विजय आदि पीटर हाउस में इकट्ठा हुए। योजना के मुताबिक अब वे आशा को भी यहाँ ले आए थे, मगर बेचारे ये नहीं जानते थे कि अब ब्यूटी के मेकअप में वो आशा नहीं बल्कि बॉन्ड की जासूसी थी। उस वक्त वे हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने चैम्बूर की लाश को पीटर हाउस के उस कमरे से गायब पाया जहां उन्होंने रखी थी। तभी रहस्यमय व्यक्ति ने फोन पर कहा कि लाश उसने पीटर हाउस में ही कहीं ऐसे स्थान पर छुपा रखी थी जहां से उन्हें लाख तलाश करने के बाद भी वो नहीं मिलेगी। लाश का पता वो तभी बताएगा जब वे उसे हिस्सा देना कबूल करेंगे। विजय ने कहा कि वो सामने से आकर सौदा करे। उसने अगली रात को पीटर हाउस में आने का वादा कर लिया। अभी ये लोग उसी रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे कि अल्फांसे पहुंच गया। अल्फांसे को यहाँ देखकर उन सबका चौंक पड़ना स्वाभाविक ही था। उसने विजय से फिर कहा कि वो कोहिनूर के चक्कर में नहीं था, बल्कि सचमुच इरविन के साथ घर बसाकर अपना शेष जीवन शांति से गुजारना चाहता था। उसने उनसे ये भी कहा कि इरविन उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अल्फांसे ने उनसे प्रार्थना की कि वे लोग लंदन से चले जाएं, वरना इरविन भी उसके बारे में वही सोचने लगेगी जो वे सोच रहे थे। विजय आदि के ना मानने पर वो ये धमकी देकर चला गया कि यदि उसकी वजह से उसकी फैमिली लाइफ बिगड़ी तो वो एक एक से गिन गिन कर बदले लेगा। रात के उस वक्त भी बॉन्ड आशा को टॉर्चर कर रहा था। जब ब्यूटी बनी उसकी जासूस ने ट्रांसमीटर पर सूचना दी कि विजय, विकास, अशरफ और विक्रम इस वक्त पीटर हाउस में मौजूद थे। पीटर हाउस को इसी वक्त घेर कर इन्हें गिरफ्तार कर लेना उचित था। बॉन्ड ने ओके कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और तेज कदमों के साथ टॉर्चर रूम से बाहर निकल गया। बस इससे आगे का कथानक लेकर आया है कफन तेरे बेटे का। अब तुम्हारा क्या इरादा है? सारी रिपोर्ट लेने के बाद मिस्टर एम ने पूछा। एक क्षण भी गवाए बिना हमें उन्हें घेर लेना चाहिए। कुछ सोचते हुए मिस्टर एम ने कहा, हमारे ख्याल से ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। क्या मतलब? बहुत मुश्किल से हमारे साथ ऐसा मौका लगा है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में हम भारत को नीचा दिखा सकते हैं, ये साबित करके कि वे भारतीय जासूस हैं और लंदन में कोहिनूर को चुराने के लिए ही सक्रिय थे। किंतु फिलहाल न तो हमारे पास उन्हें भारतीय जासूस ही साबित करने का कोई हथकंडा है और न ही ये साबित करने के लिए कोई सबूत कि वे कोहिनूर के चक्कर में हैं। ऐसे हालात में उन्हें गिरफ्तार करना निरर्थक ही होगा। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन क्या? इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इस वक्त वे तुम्हारी नजरों में तो ही एजेंट 003 भी उनके साथ है और वे उसे आशा ही समझ रहे हैं। यानी जाहिर है कि उसके जरिए तुम्हें उनकी हर योजना, हर एक्टिविटी की पूर्ण जानकारी रहेगी। घेर कर उन्हें किसी भी क्षण कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
तो भारतीय जासूस साबित किया जा सके, बल्कि ये भी साबित किया जा सके कि वे कोहिनूर के चक्कर में हैं। राय तो आपकी ठीक है, मगर इसमें खतरा भी बहुत है। किस किस्म का खतरा? वे चारों एक से बढ़कर एक काइयां हैं। वे फिलहाल तो नहीं जानते कि ब्यूटी आशा नहीं है, परंतु 003 की हल्की सी चूक पर जान सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो वे न केवल 003 की बुरी गत बनाएंगे, बल्कि सतर्क भी हो जाएंगे। उस अवस्था में न केवल उनकी योजनाएं और एक्टिविटी जानना ही असंभव होगा, बल्कि उन्हें पकड़ना भी। एम ने बड़े अजीब स्वर में कहा, इस किस्म के खतरे उठाने से हमारा बॉन्ड कब से कतराने लगा है? मैं कतरा नहीं रहा हूं सर, केवल हालात पर गौर कर रहा हूं। सोच रहा हूं कि इस वक्त हालात हमारी गिरफ्त में है, कल स्थिति बदल भी सकती है। तुम्हारे ख्याल से स्थिति बदलने पर क्या हो सकता है? ये भी मुमकिन है कि वे कोहिनूर को चुराने में कामयाब हो जाएं। मिस्टर एम के होठों पर ऐसी मुस्कान उभर आई जैसे बॉन्ड ने कोई बचकानी बात कह दी हो। बोले, इस तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो बॉन्ड। हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि वे स्वयं गॉड भी कोहिनूर को चुराने में कामयाब नहीं हो सकता। ऐसा दावा आप किस आधार पर कर रहे हैं? कोहिनूर के चारों तरफ फैली सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर। वे बहुत शैतान हैं सर। दिमागी स्तर पर इस सारी दुनिया में विजय से बड़ा शैतान नहीं है, और फिजिकली दुनिया का सबसे बड़ा शैतान विकास। जब वे काम करने पर आमादा होंगे तो कोहिनूर के चारों तरफ की गई व्यवस्थाएं टूट टूट कर बिखर जाएंगी। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उन व्यवस्थाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हो। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम्हारी तसल्ली के लिए बतानी ही होगी। कहने के बाद मिस्टर एम टेप रिकॉर्डर की तरफ शुरू हो गए। बॉन्ड ध्यान से सुनता रहा। बीच बीच में उसने प्रश्न भी किए, जिनका उत्तर देते हुए एम ने उसे पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बता दिया। सुनकर बॉन्ड को आश्चर्य हुआ और ये विश्वास भी कि कोहिनूर तक पहुंचना विजय विकास के लिए लगभग असंभव ही है। बॉन्ड काफी आश्वस्त नजर आने लगा। एम ने पूछा, अब कहो बॉन्ड, क्या ख्याल है? वाकई सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध किए गए हैं। अब तुम अपनी आगे की स्कीम बताओ। आप ठीक कह रहे हैं, इस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लेना आसान जरूर है, लेकिन लाभप्रद नहीं। उन्हें तभी गिरफ्तार किया जाना उचित होगा जब हम उन्हें भारतीय जासूस होने के साथ साथ ये साबित कर सकें कि वे कोहिनूर के चक्कर में हैं। परंतु क्या? मैं ट्रांसमीटर पर 003 से कह चुका हूं कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तत्काल पीटर हाउस को घेरा जा रहा है, और अब यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो उलझन में पड़ जाएगी। ट्रांसमीटर पर उसे नई योजना से अवगत कराया जा सकता है। यही करना होगा, और उन्हें भारतीय जासूस साबित करने के लिए कोई प्रबंध भी करने होंगे। शतरंज के इस खेल में हमें मात भी हो सकती है सर, इसलिए हमें अपने बादशाह के चारों तरफ एक सुदृढ़ किला बना लेना चाहिए। क्या मतलब? मेरी कोठी के टॉर्चर रूम में। उसे फौरन यहाँ यानी सीक्रेट सर्विस के कैद खाने में डाल दो। 7 जन्म तक कोशिश करने के बाद भी उनमें से कोई यहाँ नहीं पहुंच सकेगा। यही ठीक रहेगा। मैं अभी 003 को नई योजना से अवगत कराता हूँ। कहने के तुरंत बाद बॉन्ड अंगूठी रूपी ट्रांसमीटर पर 003 से संबंध स्थापित करने की चेष्टा करने लगा। इरविन इतनी तेजी से उठी कि जैसे वो हार्ड मांस की नहीं, बिजली से हरकत में आने वाली प्लास्टिक से बनी लचीली गुड़िया हो। उसकी झील सी गहरी, चमकदार और खूबसूरत नीली आंखों में अजीब चमक थी। हैंडल पकड़कर उसने दरवाजे को अपनी तरफ खींचना चाहा। दरवाजा बाहर से बोल्ट था, अतः नहीं खुला। अब वो पिंजरे में फंसी खूबसूरत हिरनी की तरह सारे कमरे को देखने लगी। बेडरूम में अब भी नाइट बल्ब का मध्यम प्रकाश बिखरा हुआ था। इरविन के सुडौल और गदराए जिस्म पर उस वक्त झीना नाइट गाउन था। पुष्ट वक्षों को कैद किए ब्रेजरी स्पष्ट चमक रही थी, किंतु उसका ध्यान अपनी शारीरिक अवस्था की तरफ लेश मात्र भी नहीं था। इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इस कमरे से बाहर निकलने के लिए बेचैन नजर आ रही थी। उस कमरे में जिसमें कुछ ही देर पहले अल्फांसे एक प्रकार से उसे कैद कर गया था। कदाचित वो ये जानना चाहती थी कि रात के उस वक्त उसे सोती समझकर चोरों की तरह अल्फांसे आखिर गया कहां था, और जाते वक्त कमरे का दरवाजा बाहर से बंद क्यों कर गया था। अचानक ही उस हिरनी की बड़ी बड़ी आंखें खिड़की पर ठिठक गई। बंदूक से निकली गोली की तरह वो तेजी से उस तरफ बढ़ी। अगले ही पल उसने न सिर्फ चटकनी खोल दी, बल्कि दबे पांव बिना कोई आहट उत्पन्न किए चोरों की तरह खिड़की पार करके कमरे के बाहर से गुजरने वाली गैलरी में पहुंच गई। गैलरी में मध्यम प्रकाश था। इरविन पूरी सावधानी के साथ गैलरी पार करने लगी। मोड़ घूमने के बाद वो एक कमरे के बंद दरवाजे के समीप ठिठक गई। ये कमरा इरविन के पिता गार्डनर का था, यानी वही कमरा जहां से इस कोठी के तहखाने में छुपे कंट्रोल रूम तक जाने का गुप्त रास्ता शुरू होता था। इरविन ने किसी चालाक बिल्ली की तरह दाएं बाएं देखा।
दोनों तरफ की गैलरी सन्नाटे में डूबी पड़ी थी। दबे पांव वो बंद दरवाजे के अत्यंत समीप पहुंची और फिर उसने अपनी सांस तक रोक ली और आंख की होल से सटा दी। कमरे में लाल रंग के नाइट बल्ब का प्रकाश बिखरा पड़ा था। सामने ही डबल बेड था और उस पर गहरी निद्रा में लीन मिस्टर गार्डनर स्पष्ट नजर आ रहे थे। उनके सिरहाने स्टील की एक मजबूत सेफ कमरे के फर्श में गड़ी थी। बस कमरे का इतना ही दृश्य इरविन को चमका। कुछ देर वो सांस रोककर होल से आंख सटाए रही, परंतु अल्फांसे नजर नहीं आया और ना ही कोई ऐसा आभास मिला जो कमरे में अल्फांसे की मौजूदगी का प्रतीक हो। अब सांस रोके रहना इरविन के लिए कठिन हो गया, अतः वह शीघ्रता से दरवाजे के समीप से हटी। दबे पांव 2-3 कदम दूर हटकर उसने रुकी हुई सांस छोड़ी। इस वक्त उसके चेहरे पर तरद्दुद के अजीब से भाव थे। बाएं हाथ को उसके घूंसे की शक्ल दी और बहुत जोर से अपनी दाईं हथेली पर मारकर बड़बड़ाई। आखिर कहां चला गया वो? परंतु काफी देर तक भी उसे अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला। आखिर निराश इरविन अपने कमरे की तरफ लौट गई। खिड़की के जरिए कमरे के अंदर पहुंची और खिड़की को पूर्व की तरह अंदर से बोल्ट कर लिया। थकी और चकित सी वो बेड पर लेट गई। तकिए पर सिर रखे कमरे की छत को न जाने कितनी देर तक घूरती हुई वो जाने क्या सोचती रही। आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान न था। उस वक्त अचानक ही इरविन की तंद्रा भंग हुई जब उसने गैलरी में से उभरते वाली हल्की सी पदचाप सुनी। कोई दबे पांव गैलरी में चल रहा था। फिर पदचाप उसके कमरे के दरवाजे के समीप रुक गई। किसी ने बहुत ही धीमे से दरवाजे के दूसरी तरफ लगा बोल्ट सरकाया और उस क्षण इरविन को जाने क्या सूझा कि उसने एकदम आंखें बंद कर ली। ऐसा पोज बना लिया जैसे सदियों से सो रही हो। उसका दिल असामान्य गति से धड़क रहा था और पलकों की झिर्री से वो निरंतर दरवाजे की तरफ देख रही थी। दरवाजा बहुत ही आहिस्ता से खुला। इरविन ने देखा कि दरवाजा खोलने वाला अल्फांसे था। चौखट पर खड़ा वो सांस रोके एकदम बेड पर सोई हुई सी नजर आने वाली इरविन को करीब 1 मिनट तक देखता रहा। लेश मात्र भी आहट उत्पन्न किए बिना अल्फांसे ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और जाते वक्त जिस सावधानी के साथ कपड़े पहने थे उसी सावधानी से उतारे, टांगे और दबे पांव आकर आहिस्ता से बेड पर लेट गया। उसके मस्तक पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थीं। सचमुच सोने के लिए उसने आंखें बंद कर ली, परंतु ये नहीं जानता था कि पलकों की झिर्री से उसे अब तक देख रही इरविन की आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। इरविन ने यह जाहिर नहीं किया कि उसने अल्फांसे की एक एक हरकत देखी थी।